जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आप सभी का स्टडी विद अक्षर मिश्रा के चैनल। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सिलेक्शन विद अक्षर मिश्रा के चैनल पर। आज है हमारा दोस्तों उत्तर वैदिक काल का दूसरा वीडियो। हमने उत्तर वैदिक काल के बारे में पहले वीडियो में बहुत अच्छे से चर्चा किया था। आज हम समझेंगे उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, धर्म और एक बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध जो कि इस काल में हुआ था। उत्तर वैदिक काल की बात करें तो ऋग वैदिक काल के बाद आता है, जिसका समय दोस्तों 1000 से 600 बीसी का है। तो बात करें अब हम दोस्तों उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इस व्यवस्था में राजतंत्र का विकास हुआ था, राजा शक्तिशाली हो गए थे, राज्य का देव सिद्धांत भी लागू हो गया था तथा ये जितने भी सिद्धांत दोस्तों ऐसे ब्राह्मण में से प्राप्त है। आप सोच रहे होंगे दोस्तों, राजतंत्र का विकास, राजतंत्र का विकास का मतलब होता है कि राजा अब अपने फैसले खुद ले सकता था तथा राजा का पद भी अनुवांशिक था। अनुवांशिक का मतलब इसके बाद इसके पुत्र या इसके बेटे गद्दी पर बैठ सकते थे और इन्हें सभा समिति के द्वारा नहीं, ये खुद, क्योंकि पद अनुवांशिक था तो ये राजा के बाद इनका बेटा है पुत्र राजा बनेगा, इसलिए इन्हें सभा समिति के द्वारा नहीं चुना जाने लगा। राजा शक्तिशाली हो गए दोस्तों क्योंकि उन्हें अनुवांशिकता का अधिकार मिल गया तथा सभा समिति भी चुनना बंद कर दिए, तो राजा शक्तिशाली हो गए। राजा शक्तिशाली हो गए दोस्तों तो उन्हें राज्य का देव्य सिद्धांत प्राप्त हो गया। राजस्व का देव्य सिद्धांत का मतलब होता है राजा को देवता का प्रतीक माना जाने लगा तथा दोस्तों ये जितने भी सिद्धांत है ऐतरेय ब्राह्मण से प्राप्त है और कहा जाने लगा कि इस काल में राजा को कर देने लगे, उनके प्रजा कर देने लगे क्योंकि राजा शक्तिशाली हो गया और उन्होंने कहा कि समाज को चलाने के लिए, इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए कर मतलब टैक्सेशन जरूरी है, तो सब लोगों ने उन्हें कर भी देने लगा। बात करें हम आर्थिक व्यवस्था के बारे में, तो आर्थिक व्यवस्था की बात करें इस काल में आपको आर्थिक व्यवस्था काफी अलग नजर आएगी, क्योंकि मैंने ऋग वैदिक काल में आर्थिक व्यवस्था आर्यों की बताया था तो बहुत ही अलग थी। उनकी मुख्य व्यवस्था पशुपालन थी, परंतु दोस्तों आप यहाँ देखोगे यहाँ इनकी मुख्य व्यवस्था कृषि हो गई और दूसरा व्यापार। कृषि की बात करें दोस्तों, कृषि इसलिए हुई क्योंकि उत्तर वैदिक काल में आर्यों ने अपने राज्य को, मैंने बताया था, पूर्व भारत की ओर विस्तार किया तथा वहां पे अपना केंद्र बनाया। केंद्र बनाने के बाद दोस्तों आपको पता होगा यमुना और गंगा की भूमि काफी उपजाऊ होती है क्योंकि वह डेल्टा के बने होते हैं, जहाँ पे कृषि करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही लाभदायक होता है, काफी फसलें वहाँ पे प्राप्त होती है। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि इनका मुख्य व्यवस्था कृषि तथा दूसरा व्यापार बन गया। इस काल में दोस्तों दो बड़े परिवर्तन हुए जो कि इस व्यवस्था की आर्थिक जीविका का बहुत बड़ा साधन बना। लोहे का विकास, आप देख रहे हैं दोस्तों इस काल में लोहे का उपयोग बहुत ज्यादा हुआ। इससे पहले किसी भी सभ्यता में लोहे का इतना विकास नहीं हुआ था दोस्तों। सिंधु सभ्यता की बात करें तो उसमें तो आदमी लोहे को जानते ही नहीं थे। आप ऋग वैदिक काल की बात करें तो उसमें सिर्फ लोहे को जाना था लेकिन इतना उपयोग नहीं किया था जितना कि उत्तर वैदिक काल में किया गया है। और दोस्तों भू स्वामित्व का अधिकार, भू स्वामित्व का अधिकार भी बढ़ा। कहा जाता है दोस्तों कि उत्तर वैदिक काल में लोग कृषि करने के लिए एक जगह पे 6 महीने के लिए निवास करने लगे। आपको पता है दोस्तों कि मनुष्य अगर 6 महीने के लिए कहीं रहेगा तो वो अपने घर को इस कदर बनाएगा कि वो काफी मजबूत होंगे, और मनुष्य का फितरत है कि वो अगर कहीं भी 6 महीने रह गया तो दोस्तों वहाँ पे लगाव हो जाता है, जिसके कारण उन्हें इस जमीन को छोड़ने का मन नहीं करने लगा और वो वहीं पे कृषि करने लगे तथा अपना व्यापार बढ़ाने लगे। तो इसीलिए भू स्वामित्व का अधिकार भी बढ़ गया। दोस्तों कर भी नियमित हो गया था इस काल में। कहा जाने लगा कि अगर किसी के पास एक निश्चित जमीन है तो वहां से निश्चित कर ही लिया जाएगा, ये नहीं कि बहुत अधिक कर लिया जाए, निश्चित कर हो गया था दोस्तों। दोस्तों इन्होंने द्वितीय नगरी का भी आविष्कार किया इस सभ्यता में। आपने देखा होगा कि सिंधु सभ्यता में प्रथम नगरीय सिद्धांत था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आके द्वितीय नगरी का सिद्धांत प्राप्त हुआ क्योंकि यहाँ पे भू स्वामित्व का अधिकार निश्चित हो गया था, इसलिए यहाँ पे द्वितीय नगरी का भी सिद्धांत आ गया। दोस्तों इस काल में बात करें, इस काल में अभी भी सिक्के का प्रचलन नहीं था दोस्तों, लेकिन इस काल में अगर हम बात करें कर विनिमय प्रणाली की तो यहाँ पे चांदी का आभूषण, चांदी का एक आभूषण जिसका नाम शतवाहन सिक्का था, उसका प्रयोग किया जाता था दोस्तों आदान प्रदान के लिए। वस्तु के बदले शतवाहन सिक्के का प्रयोग किया जाता था। तो ये थी तो दोस्तों राजनीतिक और आर्थिक प्रणाली। अब हम जानेंगे धार्मिक तथा एक युद्ध के बारे में जो काफी प्रसिद्ध युद्ध है दोस्तों। आपको समझ में आएगा कि राजा जब शक्तिशाली होने लगे और
वो अपने राजस्व का प्रचार करने लगे, जिसके कारण उन्होंने 5 यज्ञ भी किया था दोस्तों, अपने राज्य को शक्तिशाली बताने के लिए। तो आइए दोस्तों समझते हैं धर्म के बारे में। बात करेंगे दोस्तों धर्म के बारे में और एक प्रसिद्ध युद्ध के बारे में। आइए दोस्तों बात करें धर्म। धर्म की बात करें दोस्तों, कहा जाता है कि इस काल में इस काल में दोस्तों पहला है अधिदेववाद। अधिदेववाद, अधिदेववाद। और दोस्तों यज्ञ, यज्ञ की बात करें तो यज्ञ इस काल में महत्वपूर्ण हो गया था। महत्वपूर्ण, यज्ञ इस काल में दोस्तों महत्वपूर्ण हो गया था। और 5 प्रकार के यज्ञ होते थे दोस्तों, कितने? 5 प्रकार के यज्ञ। और दोस्तों कहा जाता है कि इस काल में ब्रह्मा ब्रह्मा सबसे प्रसिद्ध देवता हो गया था दोस्तों, तथा पूषण, पूषण की बात करें दोस्तों तो यह शूद्रों का देवता हो गया था। शूद्रों शूद्रों का देवता पूषण था दोस्तों। बात करें दोस्तों अधिदेववाद की। अधिदेववाद का मतलब होता है कई सारे देवी देवताओं का प्रचलन। यहाँ पे दोस्तों कहा जाता है कि अधिदेववाद में ब्रह्मा ब्रह्मा विष्णु विष्णु तथा दोस्तों महेश महेश का महेश, इन तीनों को दोस्तों इस सभ्यता में पूजने लगे थे। अधिदेव का बात मतलब होता है कई सारे देवी देवताओं का प्रचलन। और दोस्तों यज्ञ, यज्ञ बहुत महत्वपूर्ण हो गया था इस काल में, तथा 5 प्रकार के यज्ञ होने लगे थे। पहला है दोस्तों पितृ यज्ञ, दूसरा है सोम यज्ञ, तीसरा है राजस्व यज्ञ, चौथा है तीसरा है देवी यज्ञ, तथा चौथा है दोस्तों राजस्व यज्ञ, और 5वां है अश्वमेध यज्ञ। अश्व यज्ञ दोस्तों। बात करें दोस्तों 5 प्रकार के यज्ञ थे। पहला पितृ यज्ञ, पितृ यज्ञ। तो दोस्तों दूसरा है सोम यज्ञ, सोम यज्ञ। तीसरा है दोस्तों देव यज्ञ, चौथा है राजस्व यज्ञ, राजस्व यज्ञ। 5वां है दोस्तों अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ। बात करें दोस्तों पितृ यज्ञ, सोम यज्ञ, देव यज्ञ, राजस्व यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ, ये यज्ञ दोस्तों ब्राह्मणों के द्वारा करवाया जाता था। और इस यज्ञ के लिए दोस्तों बलि प्रथा बलि प्रथा भी प्रचलन में आ गई थी दोस्तों इस यज्ञ के लिए। और कहा जाता है कि ये यज्ञ दोस्तों ब्राह्मणों की आजीविका का साधन भी बन गया था, क्योंकि आपको पता है दोस्तों एक यज्ञ कराने में काफी खर्चा होता है। और और दोस्तों अगर किसी चीज में फायदा ना हो तो ऐसा काम क्यों करना चाहिए। ये दोस्तों अपने फायदे के लिए अपने राजस्व के विस्तार तथा अपने शक्ति को दर्शाने के लिए राजा इस युग में यज्ञ भी करने लगे थे। जैसे आप देख रहे हैं राजस्व यज्ञ, राजस्व यज्ञ क्यों किया जाता था दोस्तों? अपने राज्य का विस्तार, अपने राज्य की क्षमता, बल, राजा शक्तिशाली है कि नहीं ये बताने के लिए। अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ तो आपने देखा भी होगा दोस्तों रामायण में, जब श्री राम ने एक घोड़े को छोड़ा था और लव और कुश ने उस घोड़े को पकड़ा था। इसका मतलब था कि अश्वमेध यज्ञ कि राजा जब शक्तिशाली हो जाए तो अपने साम्राज्य के पावर, शक्ति या विस्तार को दर्शाने के लिए अश्वमेध यज्ञ करवाता है कि इनके द्वारा एक घोड़ा छोड़ा जाता है जो कि किसी दूसरे के साम्राज्य में जहां तक वो घोड़ा जा सके
वो साम्राज्य उस राजा का हो जाता था। और जिस राजा के साम्राज्य में जाए और वो राजा अगर ना माने, ये हम नहीं मानते कि आप शक्तिशाली हैं, तो वो उससे युद्ध करके उनको पराजित करके उसके बाद उस साम्राज्य को भी अपने में मिला लेते थे। ये तो है दोस्तों इस यज्ञ का विस्तार। तो जाने दोस्तों, ब्रह्मा ब्रह्मा जो है दोस्तों इस काल में प्रसिद्ध देवता हो गए थे। और दोस्तों पूषण पूषण शूद्रों का देवता बन गया था दोस्तों, क्योंकि मैंने बताया था आपको पहले क्लासेस में कि ब्राह्मण की शक्ति बढ़ गई थी तथा शूद्रों की शक्ति कम हो गई थी और उन्हें वेद पढ़ने तथा मंदिर जाने की अनुमति नहीं थी। और दोस्तों ऋग्वेदिक काल में अगर पूषण को आप देखें तो ये पशुओं का देवता था, पर दोस्तों उत्तर वैदिक काल में पूषण शूद्रों का देवता बन गया दोस्तों। यहीं से दोस्तों आपको जातिवाद का उदय नजर आएगा, जो कि मगध के उत्थान में और मगध के विस्तार में आपको बहुत अच्छे तरीके से नजर आएगा दोस्तों। अब बात करें हम एक युद्ध की, तो आज से पहले आपने दोस्तों एक भी सभ्यता में, सिंधु सभ्यता की बात करें, अब ऋग्वैदिक की बात करें या वैदिक काल की बात करें, आपने एक भी युद्ध नहीं देखा होगा दोस्तों। लेकिन इस काल में दोस्तों एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। युद्ध की बात करें तो युद्ध दोस्तों एक मतभेद के कारण हुआ था। मतभेद के कारण एक तरफ थे गुरु वशिष्ठ, एक तरफ थे विश्वामित्र। गुरु वशिष्ठ के तरफ से दोस्तों कहा जाता है कि एक ही राजा थे, जिस राजा का नाम था सुदास। और विश्वामित्र के तरफ दोस्तों 10 राजा थे, जो कि 5 आर्य थे दोस्तों और 5 अनार्य थे। और ये युद्ध दोस्तों सुदास राजा मतलब गुरु वशिष्ठ की तरफ से जीत लिया गया दोस्तों। ये इस सभ्यता का बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध है। तो आइए दोस्तों समझे इसमें। युद्ध की बात करें, युद्ध युद्ध की बात करें, कहा जाता है कि विश्वामित्र पहले दोस्तों गुरु वशिष्ठ गुरु वशिष्ठ और दूसरे तरफ है दोस्तों विश्वामित्र 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 गुरु वशिष्ठ की तरफ दोस्तों, गुरु वशिष्ठ की तरफ एक ही राजा थे। गुरु वशिष्ठ की तरफ एक राजा, जिसका नाम था दोस्तों सुदास। सुदास। और दोस्तों विश्वामित्र की तरफ 10 राजा थे, जिसमें से कि दोस्तों कहा जाता है 5 आर्य और दोस्तों 5 अनार्य थे। 5 अनार्य थे दोस्तों, 5 अनार्य थे दोस्तों। अगर हम बात करें इस युद्ध की, तो बाय चांस दोस्तों सुदास ने इस युद्ध को जीत लिया तथा जीतने के बाद दोस्तों कुरु वंश की स्थापना की, जिसके राजा थे भरत। और भरत राजा के नाम से ही दोस्तों हमारे देश का नाम भारत रखा गया। इस युद्ध को दोस्तों सुदास ने जीत लिया तथा कुरु वंश की स्थापना की। किसकी? कुरुवंश कुरुवंश की स्थापना की, जिसके राजा थे भरत। और कहा जाता है दोस्तों भारत के नाम से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। भारत भारत पड़ा इसके नाम से, राजा भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत रखा गया। ये थी दोस्तों उत्तर वैदिक काल की ये तो थी दोस्तों उत्तर वैदिक काल की काफी विशेष और महत्वपूर्ण बातें। तो यहीं से दोस्तों आज हमारा उत्तर वैदिक काल खत्म होता है। आशा करता हूं दोस्तों कि मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया होगा। तो बात करें दोस्तों उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल और वैदिक काल तथा सिंधु सभ्यता और प्राचीन भारत, इन इन टॉपिक को खत्म किया दोस्तों मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से। अब हम जानेंगे अगले क्लासेस में दोस्तों मगध के उत्थान के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। प्राचीन इतिहास का रीढ़ कहा जाता है जिसे, और काफी एग्जामों में पूछा भी जाता है यहाँ से क्वेश्चन।
तो मिलते हैं दोस्तों आपको अगले क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।